गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अपना ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। यूपी पुलिस 2023 के लिए सिलेक्शन बैच मैं निशांत लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं वो हूबहू आपको दिखेंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्त, चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न लेने से पहले एक मात्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखें, अच्छी लगे तो इसको दोस्तों शेयर करें। ठीक है, चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त पहला प्रश्न है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 वाक्यों से दिए गए, 4 वाक्य मतलब ऐसे कैसे वाक्यांश आप कह सकते हैं, 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश पर चिन्ह लगाएं। ऑप्शन ए है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। ये सारे के सारे सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोई त्रुटि नहीं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है? निम्नलिखित रचनाकारों की कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, या ये कह सकते हैं कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नागमती वियोग वर्णन का मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध, ऑप्शन सी झूठा सच यशपाल, ऑप्शन डी असाध्य वीणा प्रेमचंद। बताइए इसका सही जवाब क्या है? देखिए, नागमती का वियोग वर्णन ये मलिक मोहम्मद जायसी की ही है, और इनकी एक और फेमस रचना है वो है पद्मावत। आपको पता, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, ये इनकी रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इनका कभी नाम उपनाम पूछा था, तो ये जैसे उनका नाम जो मुक्तिबोध आप लिखे यहाँ दिख रहा है आपको, उनका नाम बेसिकली गजानन गजानन यूपी पुलिस में पूछा था, ये गजानन माधव मुक्तिबोध इनका उपनाम है। ठीक है, तो ब्रह्मराक्षस इनकी रचना है, भी बात बिल्कुल सही है। झूठा सच यशपाल की है, और यशपाल की एक प्रमुख रचना कॉमरेड। ठीक है, कॉमरेड भी इन्हीं की रचना है, बात ठीक है। तो इसमें आपका ये भी सही है। असाध्य वीणा प्रेमचंद की नहीं दोस्त, असाध्य वीणा जो है ये अगेय की रचना है। किसकी? अगेय। अब अगेय इनका उपनाम है। अब इनका वो पूरा नाम देखेंगे आप तो सच्चिदानंद, क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, ये इनकी रचना है ना। तो ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब इसमें यही जो है ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए स्वरूप बोधक, ऑप्शन बी संकेत बोधक, ऑप्शन सी उद्देश्य बोधक, ऑप्शन डी कारण बोधक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऐसा लग रहा है मानो बम फट गया हो। देखिए, अगर हम बात कर लें कि भाई कारण बोधक क्या होता है, पूछा था कारण, तो आप जैसे कह सकते हैं, आप इस टाइप को वाक्य, वह क्यों गया था, वह क्यों गया था, ये क्या कारण बोधक वाक्य है। उद्देश्य ऐसे कर सकते हैं, मैं वहां उससे मिलने गया था, मैं वहां उससे मिलने गया था, मैं वहां उससे मिलने गया था। ठीक है। संकेत बोधक क्या होता है दोस्त? संकेत बोधक से तात्पर्य है मोहन ने राधा को अंगूठी देखने का इशारा किया। क्या? अंगूठी देखने का इशारा किया, अंगूठी देखने का इशारा किया। तो ये तो संकेतवाचक हो गया। फिर इसमें अब स्वरूप की बात कर लेते हैं। जैसे ऐसा लगा मानो बम फट गया, तो ये क्या भैया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, स्वरूप बोधक है। ठीक है, बम की बात हो रही है तो बम का एक स्वरूप होता है, बम फटने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? अब यहाँ पे देखिए, ब्रज भाषा में है कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? भाई सारी रचनाएं तो तुलसीदास जी की हैं, लेकिन कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये जो है प्रश्न पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इसमें जैसे
जो आपका सही जवाब है वो आपकी कवितावली है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। बाकी विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, है ना, ये जो है आपकी हिंदी में, मतलब कह सकते हैं कि ब्रज भाषा में लिखी गई नहीं है। तो ऑप्शन ए ब्रज भाषा में लिखी गई जो है उनकी रचना कौन सी है? काव्य रचना कवितावली है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी मगही। ये प्रश्न हम कल करवाए थे आपसे डेप्थ में जाकर के। अब इसका जवाब दीजिए, आज गलत मत करिएगा। देखिए दोस्त, बात कर लेते हैं मगही की। किसकी? मगही की बात कर लेते हैं दोस्त। तो मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये किसकी हैं भैया? तो ये बिहारी हिंदी के हैं। किसकी हैं? बिहारी हिंदी की ये बोली है। बघेली के साथ आप अवधी, क्या अवधी, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ी, क्या भैया? छत्तीसगढ़ी। ये किसकी भैया? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC की बात करते हैं तो ये पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। ठीक है दोस्त। यहाँ पे बात कर लेते हैं मेवाती की। किसकी? मेवाती की। तो आपको पता है मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, मेवाती, मारवाड़ी मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, मालवी हो गया, है ना, मालवी हो गया, और इसके साथ साथ एक होती है जयपुरी। जयपुरी ये क्या है? ये आती हैं राजस्थानी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हालांकि ये सौरसानी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आती है, लेकिन यहाँ पश्चिमी हिंदी पूछा है ना, तो भैया कन्नौजी जो है, जैसे कन्नौजी हो गया तो ये कन्नौजी हो गया, हरियाणवी हो गया, कन्नौजी, हरियाणवी, है ना। ये सारी खड़ी बोली के अंतर्गत, खड़ी बोली हो गई आपकी, खड़ी बोली। तो ये जो है ये आपके पश्चिमी अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे दौड़ते हैं दोस्त। छठवां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई? थोड़ा डेप्थ में जाकर के, ये राजस्थान पुलिस का प्रश्न है। राजस्थान पुलिस का प्रश्न 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए कानन कुसुम, ऑप्शन बी करुणालय, ऑप्शन सी प्रेम प्रतीक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब दें इसका, क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं भाई, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना इसमें से नहीं, ये पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा अतुकांत शैली में रचित काव्य का नाम जो है, ये एक फेमस रचना है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है ये अतुकांत शैली में लिखी गई है। जैसे अब यहाँ पे आप एक ये पूछा करुणालय, तो करुणालय किसमें भैया? तो करुणालय जो है ये नाट्य शैली में लिखा गया। किसमें? नाट्य शैली में लिखा गया है। कानन कुसुम जो है आप कह सकते हैं खड़ी बोली की प्रथम कविता संग्रह है। क्या? खड़ी बोली की, खड़ी बोली की प्रथम कविता संग्रह है। प्रथम कविता संग्रह है। कानन कुसुम जो खड़ी बोली की प्रथम कविता संग्रह है, इसको कर सकते हैं आप। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 7वां प्रश्न क्या है भैया? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध, यशोधरा, नील देवी, साकेत। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए मैथिली शरणगुप्त की रचना की बात करते हैं भाई, तो इसमें आपका जयद्रथ वध भी है। ठीक है, नील देवी जो है ये नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। यशोधरा भी है और साकेत भी है। ठीक है, अब और कुछ आप लिख लीजिए, जैसे यशोधरा, जयद्रथ वध, ये तो आपने जान ही लिया। साकेत हो गया, हाँ। एक और फेमस रचना रंग में भंग, क्या? रंग में भंग हो गया। फिर एक फेमस रचना आपकी भारत भारती, ये मैं लिखवा दे रहा हूं, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और यहीं से प्रश्न नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा कि साहब आपने कहा था और प्रश्न यहाँ से नहीं आया है। ठीक है, ये आप ऐसे समझिए, हमारा एक जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये झंकार हो गया। उसके बाद आपका एक और फेमस रचना जय भारत, क्या? जय भारत और आपका द्वापर, ये इनकी प्रमुख रचना है मैथिली शरणगुप्त की, तो इनको आप भूलिएगा मत। देखिए अब नील देवी इसमें सही जवाब है। नील देवी भाई ये क्या है? यह एक नाटक है, और किसका नाटक है भैया? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है। बात क्लियर है? ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त।
8वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनें। मनुष्य के डाट में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। ऑप्शन ए कष्ट, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी एकांत, ऑप्शन डी तनाव। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए अब इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति एसएससी जीडी का एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मनुष्य के कष्ट में होती हैं, सुख में होती हैं, तनाव में होती हैं। भैया जब आदमी एकांत में होता है तभी तो ये सारी किताबें पढ़ना पसंद करता है। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 9वां प्रश्न लेते हैं। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए वाणी औचित्य, ऑप्शन बी वाण्योचित्य, ऑप्शन सी वानोचित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हम इसको तोड़ते हैं और तोड़ने के साथ इसको सिद्ध करते हैं भाई होगा क्या। तो इसको अगर आप लिखें तो एक शब्द लिखेंगे आप वाणी प्लस औचित्य यही लिखेंगे ना दोस्त। तो यहां पर अगर आप तोड़ें तो यहां पे व धन अ और यहां पर आपका टूटेगा ड़ और धन ड़ धन बड़ी ई, यही टूटेगा ना दोस्त। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे औ कर देंगे। क्या सीधे औ लिखेंगे क्योंकि स्वर है तो टूटता नहीं ना। अब इसको तोड़ेंगे तो अलग टाइप का कुछ माहौल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, एक में मिलाएंगे, फिर उसको उससे मिलाएंगे, तो कोई उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि स्वर तो मिलेंगे ना। औ और यहाँ पे चित्त तो लिख दीजिए ऐसा पूरा, इसका कोई इफेक्ट है नहीं। तो यहाँ का ई और वहाँ का औ, आपको पता है कि ई और औ मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, तो ये बनाते हैं। ई और औ मिलते हैं तो भाई या बनाते हैं। अगर आपको पता है ई और प्लस अ मिलते हैं तो या बनाते हैं। अब अ नहीं बल्कि औ हो रहा है, अधन उ मिल जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका यव। क्या हो जाएगा, यव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे व अम है तो यहाँ पे ये पूरा वा लिखा जाएगा। यहाँ पे ड़ क्या आधा है तो यहाँ पे आधा, फिर यहाँ पे यव लिखा जाएगा और उसके बाद आपका चित्त जिसका तरह से उतर जाएगा। अब इसको आप चाहे ऐसे लिख लें और चाहे आप इसको ऐसे लिख लें दोस्त, वाण्यो चित्त, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें, बात उसकी सेम रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा। ऑप्शन ए अनुधन इक्षण, ऑप्शन बी अनुधन इक्षण, ऑप्शन सी अनधन वीक्षण, ऑप्शन डी अनुधन वीक्षण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए हमको क्या प्राप्त करना है, हमको वी प्राप्त करना है, वी। तो वह अगर कैसे मिलेगा भाई, हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लिखें भाई अनु, क्या लिखेंगे अनु, अनु प्लस इक्षण। क्या होगा, अनु प्लस इक्षण होगा, ये होगा ना। अब कैसे होगा, क्यों, आपको देखिए यहाँ का छोटा ऊ, भाई यहाँ पे छोटा ई तो है और यहाँ पर बड़ी ई है। अब अगर आप तोड़ेंगे तो साहब इसमें यहाँ प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे न लगाएंगे, आपका यहाँ अ है ही, है ना, और फिर यहाँ पे आपका क्षण बन जाएगा, छ अधन न, ये भी बन जाएगा। तो अ मिले तो यहाँ पे भाई आ हो गया, न और उ मिल रहे हैं तो यहाँ पे उ और ई मिल गए। जब उ और ई मिलते हैं दोस्त तो ये क्या बनाते हैं, उ और ई मिलते हैं तो वी बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बड़ी ई है ये जो है दो छोटी ई से मिलकर बनेगा दोस्त। तो उ और ई मिलेंगे तो जो है ये बनेगा। अब बड़ी ई मिला तो बड़ी ई बन जाएगा। बात क्लियर है। तो अब इसमें देख लीजिए, अब यहाँ पे तो अ है ही है, न जो है ये आधा है और यहाँ पे क्षण आप पूरा लिख सकते हैं। तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, अन्वीक्षण। बात क्लियर दोस्त, अन्वीक्षण यही लिखा हुआ है। अब देख लीजिए कौन सा इसमें सही है, अनुधन इक्षण जो है बिल्कुल बात इसमें सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी नेपाली। जब हम लोग लिपि की बात कल कर रहे थे, ब्राह्मी सबसे पुरानी लिपि है, खरोष्टी लिपि है ना, देवनागरी लिपि पश्चिमी और पूर्वी, इस पर हमने चर्चा करी थी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भाई बांग्ला है, बांग्ला जो है ये देवनागरी में नहीं लिखी जाती है।
ठीक है। बांग्ला जो है देवनागरी बांग्ला भी नहीं लिखी जाती है, पंजाबी भी नहीं लिखी जाती है, ये भी नहीं लिखी जाती है। जो नेपाली है ये आपका नेपाली जो है ये आपका लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, ठीक है। और अब इसमें जैसे सिंधी है तो ये सिंध क्षेत्र में बोली जाती है, बंगाली पंजाबी है तो ये पंजाब में बोली जाती है, बंगाली है तो बंगाल में बोली जाती है, ठीक है दोस्त। चलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब। 12 नंबर चलते हैं। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएसआई में जो है ये कई दफा पूछा गया है कि किस साहित्यकार के मतलब किस साहित्यकार की रचना, ये पूछने का मतलब ये है। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर रघुवंत, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। हवा में हस्ताक्षर जो है इनको जो ये पुस्तक है ये बेसिकली आपके 2009 में, कब 2009 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली जाहिर सी बात है। अब मृदुला गर्ग की जो पुस्तकें करके हम अगर पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं कि भैया जैसे निर्मल वर्मा है तो इनको जो है कब दिया गया था, तो ये 1985 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए? कौवे और काला पानी के लिए। कौन से? कौवे और काला पानी, कौवे और काला पानी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। मृदुला गर्ग को कब दिया गया था भैया? तो ये 2013 में इनको मिला था। किसके लिए? मिलजुल मन के लिए। किसके लिए? मिलजुल मन के लिए इनको दिया गया था। अब इसमें डॉक्टर रघुवंत जो है इनको पुरस्कार आज तक मिला नहीं है। तो भैया साहित्यिक रचना जो है ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। इन्होंने हवा में हस्ताक्षर की रचना जो है यही किए थे। इनको 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसके लिए मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 नंबर। फरवरी में 12वां अभी फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए अभी 12वां जो है फरवरी 2023 में अभी हुआ है और ये हुआ आपके फिजी में। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि भाई 13वां सम्मेलन जो है, 13वां सम्मेलन ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित होगा। नई दिल्ली भारत। कौन? नई दिल्ली भारत में यह आयोजित होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर। क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है? जस्ट लोग चर्चा किए हैं, मगही, कन्नौजी, मेवाती या बघेली। कौन सी इसके अंतर्गत आती ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है आपकी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ठीक है। तो भैया अब इसमें मगही तो भोजपुरी के अंतर्गत आएगी। आप भोजपुरी मतलब ये आप कह सकते हैं जो मगही मैथिली है, जैसे ये आप मागधी के तहत आप कर सकते हैं। किसके तहत? मागधी के तहत, है ना। और कन्नौजी जो है अभी हम कन्नौजी पर चर्चा किए हैं। तो भैया जो कन्नौजी है ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये किसके अंतर्गत है भैया? तो जो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो भैया मारवाड़ी, मेवाती, है ना, मालवी और जयपुर ये जो है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। बताइए जो युधिष्ठिर शब्द है, युधिष्ठिर शब्द जो है बेसिकली युधिष्ठिर शब्द किस समास का समस्त पद है ये पूछा गया है। ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग कई ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सही बात बताएं तो युधिष्ठिर जो है युद्ध में स्थिर, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो भैया फिर ये बाहुबली में चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। युधिष्ठिर जो है ये प्रश्न ही गलत है। युधिष्ठिर देखिए अब जो मेरी जानकारी, युधिष्ठिर जो है ये अलुक तत्पुरुष है। क्या है ये जो है? ये अलुक तत्पुरुष है। क्या भैया? अलुक तत्पुरुष है। क्यों भैया? जिस समस्त समास में विभक्ति का लोप न हो उसको युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? युद्ध में
स्थिर, भाई जो युद्ध में स्थिर वही तो युधिष्ठिर है। जिस समास के पहले पद में निषेधार्थक या अन का प्रयोग होता है वो नष्ट समास होता है, ये भी आपको पता है। तो भैया जैसे यहाँ पे दे अगर बहुब्री द्विगु की बात कर लेते हैं तो भैया द्विगु में पहले क्या आती है, पहले संख्यावाची होता है फिर संज्ञावाची होता है। बहुब्री में क्या होता है, दो पद मिलते हैं और तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। कर्मधारय में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। क्या होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो अब इसमें द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये तो कोई नहीं होगा, दोनों पद प्रधान। युधिष्ठिर जो है ये अलुक तत्पुरुष का है। इसमें क्या होता है, जो विभक्ति चिन्ह में जैसे लगा है जिसका लोप नहीं होगा, है तो लोप नहीं होगा। इसमें ऑप्शन कोई नहीं सही है, बल्कि इसमें अलुक तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। ये भी आपको एक नई जानकारी मिल गई, अलुक तत्पुरुष। मुझे लगता था कि जैसे आपके मन में कुछ चल रहा होगा तो मैं उसको ही खत्म कर दूं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। क्या है, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण और विशेष होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में दो पद मिलकर के तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, और द्विगु में जो है ये संख्यावाची और संज्ञावाची का मेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखा 8 और इधर लिखा अध्याय। तो भैया अगर बात कर लें अध्याय क्या है, अध्याय संज्ञा है, संज्ञावाची हो गया, और 8 क्या है, इसकी विशेषता बतला रहा है। तो भैया जो 8 अध्याय है अर्थात अष्टाध्यायी, इसको क्या बोलेंगे आप, 8 अध्याय है जिसमें अर्थात क्या, अष्टाध्यायी। क्या, अष्टाध्यायी जो है ये वैसे देखा जाए तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा। किसमें आएगा, बहुब्रीहि समास में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बहुब्रीहि ना दिया होता तो ये द्विगु समास में आ जाता। ये अपवाद स्वरूप बहुत चीजें आपको दिखलाएंगे, जैसे जैसे चौराहा हो, है ना, पंचपात्र हो, फिर उसके बाद जो है त्रिलोकी हो। त्रिलोकीनाथ किसको बोलते हैं भैया, तीनों देवताओं का जो समाहार होता है ना। लेकिन वह 8 अध्याय है जिसमें अर्थात कौन, अष्टाध्यायी होता है। तो भैया इसमें ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है। अब ऐसे प्रश्न तो आप ना सुने होंगे, ये एमपी पुलिस का प्रश्न है। किसका पुलिस है भैया, एमपी पुलिस, एमपी पुलिस का प्रश्न भैया। ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी करुणा। बताओ भैया। देखिए अगर हम विभत्स, विभत्स मतलब क्या होता है भैया, नहीं होता, सुनते हैं आप विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई, तो विभत्स मतलब उस जिसको देख करके क्या आए, घृणा आए। तो विभत्स का जो अस्थायी भाव हो वो है घृणा। ठीक है, अब आपको जो है घृणा का विरोध करना है, तो घृणा का विरोध किससे करेंगे। अब भयान जो है ऐसा तो नहीं कि जो है करुण रस से रो कर करेंगे, वीर रस से जैसे अब उत्साह तो आपके अंदर उतना रहा नहीं है, और श्रृंगार में संयोग श्रृंगार करेंगे कि वियोग श्रृंगार से करेंगे, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो भैया देखो भयानक सयानक नहीं, भयानक भी नहीं होगा, वीर भी नहीं होगा। विभत्स रस का विरोधी जाहिर सी बात है, वीर होगा तो हत्या करेगा। ठीक है, भयानक तो हो ही नहीं सकता, करुण भी नहीं। इसमें राइट आंसर जो है वो होगा श्रृंगार। क्या दोस्त, श्रृंगार जो है वो विभत्स का विरोधी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे अगर आप ये कहें कि साहब भयानक का अस्थायी भाव, तो ये भयानक का अस्थायी भाव भय होता है। वीर शब्द का अस्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। क्या होता है, वीर रस का उत्साह होता है। ठीक है, अब अगर बात कर लें भाई करुण का क्या होता है, क्या करुण का क्या होता है, करुण जो इनका अस्थायी भाव है ये आपका शोक है। क्या है, करुण का शोक है। तो ऑप्शन सी जो है, जो श्रृंगार आप मान रहे हैं, जैसे विभत्स रस का जो विरोधी है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी श्रृंगार रसी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्ण कारक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राजा भिक्षुक को दान देता है। आपको पता है कि भैया भिक्षुक जैसे दान दिया तो संप्रदान के लिए दिया। भिक्षुक को जो दान दिया है वो ऐसा नहीं खुद से अलग नहीं कर रहा है, के लिए दिया है, ओढ़ने बिछाने खाने पीने के लिए दान दिया ना। तो राजा भिक्षुक को दान देता है, ये करता। अब इसको कहेंगे साहब भिक्षुक को तो दान दिया है,
तो ये जो है आपका इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। अब इसका थोड़ा सा बात समझ लीजिए। देखिए संप्रदान कारक जिसे होता क्या है, तो बेसिकली संप्रदान कारक में ऐसा संज्ञा सर्वनाम शब्द जिसके लिए कुछ किया जाए या उसको कुछ दिया जाए तो संप्रदान कारक कहलाता है। इसमें जो परसर्ग लगता है ये आपका को लगता है, के लिए लगता है, के लिए, के हित, के हित, के वास्ते, के हित के वास्ते, के निमित्त, के हित के वास्ते, के निमित्त, ये संप्रदान कारक के हैं। ठीक है। अपादान कारक क्या भैया? अपादान में तो वस्तु के अलगाव को दिखाना। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि अच्छा इसमें होता क्या है, संज्ञा जो अपादान कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसमें किसी व्यक्ति से अलग होने का बोध होता है ना। इसमें संज्ञा सर्वनाम के जैसे आपको अगर भय हो रहा है किसी से, जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, भय हो, है ना, रक्षा हो, तुलना हो, जैसे मोहन सोहन से अच्छा गाता है तो ये तुलना हो, या समानता हो, क्या समानता हो, जैसे मोहन सोहन के जैसा है। ठीक है, तो समानता या अलगाव, समानता या क्या हो, अलगाव हो, तो वहां भाव प्रकट करने के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अब कर्म का तो आपको पता ही है, जैसा कर्म जो है ये तत्पुरुष में आता है, तो जो कर्म कारक होता है तो कर्म कारक में जैसे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं तो ये कर्म कारक में आ जाएगा। कर्ण कारक में क्या होगा, से या के द्वारा, ये आप कर्ण कारक में आते हैं, है ना। वाक्य के जिस शब्द से क्रिया से संबंध का बोध होता है वो कर्ण कारक होता है। जैसे वह भूख प्यास से तड़फ रहा था, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, है ना। तो इसमें एक माध्यम आया कि नहीं आया, मतलब ऐसा संज्ञा सर्वनाम शब्द जिसकी सहायता से कार्य संपन्न कराया जाए। कर्ण कारक करता था जिस साधन या उपकरण द्वारा क्रिया पूर्ण कराई जाती है। मतलब आप जैसे कहें कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, तो भैया इसमें कौन होगा, तो जाहिर सी बात है कर्ण कारक होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया इसमें जो है किसी साधन की आवश्यकता पड़ रही है ना, किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, तो जैसे ही माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी तुरंत ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर, यात धानु शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन ए वसन, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी अश्व, ऑप्शन डी निशिचर। बताइए यात धान का पर्यायवाची जो है क्या होगा। पहले तो आपको वसन, वसन से तात्पर्य कपड़े से है, क्या वसन कपड़ा, या इसी को वस्त्र बोलते हैं, इसी को पट बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, चीर बोलते हैं। आग का क्या होता है दोस्त, तो आग का अग्नि होता है, क्या होता है, अग्नि होता है। अनल होता है, क्या होता है, अग्नि, अनल। पावक क्या होता है भैया, पावक। और फिर आगे चल करके पावक के साथ जो है वाहिन होता है। फिर उसके बाद हुतासन होता है, क्या होता है, हुतासन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अश्व की बात, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो तुरंग, तुरंग है, तुरंग है वाजी। घोटक, घोटक, तुरंग है वाज, घोटक। बाजी, बाजी, सैंधव, ये क्या है, ये आपके अश्व के उदाहरण है। भैया निशिचर जो होता है, निशिचर हो गया, है ना, निशिचर हो गया, तमीचर हो गया, राक्षस हो गया, ये किसके पर्यायवाची, यातधान। यातधान बोले तो, यातधान बोले तो निशिचर, राक्षस, क्या भैया, राक्षस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है दैत्य, सुरारी, रजनीचर, ये सब होते हैं। तो इसमें जो सही जवाब है यातधान का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो वो है आपका निशिचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 और अंतिम प्रश्न, नहीं आज एक और प्रश्न लेंगे, 21 कराएंगे। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है संबद्ध तत्पुरुष, या इसको कह सकते हैं संबंध तत्पुरुष। दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा है आपका कर्ण तत्पुरुष, चौथा है आपका अधिकरण तत्पुरुष। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गोबर गणेश जो है क्या होगा, गोबर गणेश मतलब क्या, गोबर और गणेश करेंगे क्या,
बिल्कुल नहीं करेंगे भैया। गोबर गणेश मतलब होता है गोबर से निर्मित गणेश। क्या? गोबर से निर्मित, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, ये आपका होता है गोबर गणेश। ठीक है। अब गोबर से गणेश जो है वो है, तो जाहिर सी बात है गोबर से निर्मित है ना, गोबर के द्वारा निर्मित है। तो अब इसमें बताइए क्या होगा इसमें क्या होगा? तो भैया देखो, अब इसमें अगर बात कर लें कि भैया गोबर से निर्मित है, तो गोबर से निर्मित क्या हो जाएगा भैया? ये आपका हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा भैया? गोबर या गोबर के द्वारा जो निर्मित है वो जाहिर सी बात है कर्ण तत्पुरुष होगा। अब यहाँ पे अगर आप अधिकरण की बात करें, तो जैसे हम कहें कि आप बीती, क्या? अब यहीं पे एक शब्द आपको दे दें, आप बीती, तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये इसका तात्पर्य हो जाएगा आप पर बीती, आप पर बीती। संप्रदान तत्व, संप्रदान बोले तो संप्रदान के लिए, ठीक है, किसी के लिए कुछ करना, तो ये इसमें तो संबंध को जो है ये का की के रारी रे नानी ने हो जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आपकी क्लास यहीं तक। नहीं, एक प्रश्न भी और इसमें मैंने एक और लिया है वाक्य संबंधी। ठीक है दोस्त, चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। क्या है? सदा सच बोलना चाहिए। दरअसल डेली 20 प्रश्न ही होते हैं, तो आज 21 ले लिया हमने, एक मतलब अलग से ऐसे ऐसे करके बढ़ाएंगे रोजे का क्वेश्चन। यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? सदा सच बोलना चाहिए। देखिए, अगर हम बात कर लेना वाक्य की बात कर लेते हैं दोस्त, तो वाक्य जो है ये दो प्रकार से विभाजित होते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर। क्या? एक होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है, और एक होता है रचना के आधार पर। क्या होता है भैया? एक होता है आपके रचना के आधार पर। ये दो होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो बताए गए हैं वो हैं 8। क्या है? 8 हैं। कौन कौन से भैया? जैसे विधिवाचक है, निषेधवाचक है ना, संकेतवाचक है, इच्छा सूचक है, संदेह सूचक है, विस्मयादिबोधक है, प्रश्नवाचक है ना, ये सारे हैं। तो इसमें अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, जैसे यहाँ पर रचना के आधार पर 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। तो 3 रचना के आधार पर हैं और 8 जो है वो अर्थ के आधार पर है। बात क्लियर है? तो सदा सच बोलना चाहिए, ये वाक्य जो है, जैसे ये हमारी इच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा करना चाहिए आपको। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि भैया सदा से ये संकेतवाचक होगा। संकेतवाचक नहीं होगा दोस्त। संकेतवाचक क्यों नहीं होगा? संकेत मतलब होता है जैसे हम ये कहें कि उधर देखो वो आ रहा है, संकेत दे रहे हैं हम, है ना, संकेत करें। जैसे अब हम आज्ञावाचक क्यों नहीं करेंगे? जैसे हम ये कहें कि राम घर जाओ, तो हमने उनको आज्ञा दी, परमिशन दी है, हाँ, ये ऐसे हो जाएगा। फिर अगर हम ये कहें संदेहवाचक बोले तो जैसे वह मोहन है कि श्याम है, जैसे मान लो दूर से देख रहे हैं किसी को, यार वो मोहन है कि श्याम आ रहा है, तो वो संदेह है। लेकिन सदा सच बोलना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा, ऐसा मेरा विचार है, ये लेखक ने लिखा है। तो ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बिल्कुल आपकी क्लास ओवर होती है इस उम्मीद के साथ कि क्लास आज आपको पसंद आई होगी और यहाँ से 1 नंबर आपकी क्लास पक्का भी करेगी। ठीक है, चलिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।